नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इस वक्त मेरे हाथ में जो किताब है इंडिया एट 100, इसके जो लेखक हैं बहुत जाने माने, आप अच्छे से जानते हैं उनको। मौजूदा वक्त में IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ पर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल, आपने इस किताब में कई अहम बातें कही हैं और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि आपको अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझना है तो आपको उस किताब के बारे में समझना चाहिए। सर, इसमें आपने 55 लाख करोड़ जो 2047 तक भारतीय GDP पहुंच सकती है, सर इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, किस आधार पर आप कह रहे हैं सर? देखिए, यदि आप इससे पहले जो देशों में जो प्रगति हुई है, बाकी देशों में, अन्य देशों में, जापान को लें तो 1970 से 1999 का जो 25 साल की जो अवधि थी, उस अवधि में जापान की जो GDP है वो 25 गुना बढ़ी। 1970 में उनका GDP लगभग 2000 करीब 215 बिलियन होता था और 1995 में करीब 5.5 ट्रिलियन डॉलर। ऐसे ही आप चीन को देखें तो 1996 से 2021 तक की जो अवधि, 25 साल की अवधि, उसमें भी उनकी GDP करीब 22 गुना बढ़ी। मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ भारत के लिए, ये करीब 15-16 गुना का है, जो कि 25 गुना और 22 गुना के मुकाबले तो कम ही है। और ये भी आप ध्यान दें तो जापान की जो करेंसी थी, उनकी येन, वो इस अवधि में 1970 से 1995 तक उसकी वो करेंसी जो है उसकी अप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी कि जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हुई। जो 350 येन $1 का होता था, वो 85 येन हो गया। जबकि मैं जो अनुमान लगा रहा हूं, और ये काफ़ी विश्लेषण और इकोनॉमिक लॉजिक का मेलजोल करके ये है कि भारत की रुपए की जो कीमत जो घटती है, डिप्रिसिएशन जो होती है, उसका दर जो कि करीब 3-3.5% रहा है ये सालाना पिछले 30 साल की अवधि में, वो कम होके करीब 1% से कम रहेगा। तो इसीलिए यदि आप देखें तो यदि हम 8% का विकास दर, यदि 5% इन्फ्लेशन के साथ, यानी कि रुपयों में हम 13% का जो विकास दर है वो दर्ज करें, तो 1% यदि डिप्रिसिएशन होगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन से जो वैल्यू डॉलर में होती है वो कम होती है, तो 13 में से आप 1% घटाते तो 12% होता है। तो 12% में जब GDP बढ़ेगी तो ये रूल ऑफ 72 कहते हैं, हर 6 साल में GDP आपकी जो है वो दोगुना हो जाएगी। तो यानी कि जो 2023 से 2027 का जो अवधि है, ये 24 साल की अवधि, इसमें हर 6 साल में यदि आपका दोगुना होगा तो 4 बार दोगुना होगा। 4 दोगुना यानी कि 16 बार। तो ये जैसे मैं आंकड़े बता रहा था, करीब 3.2 ट्रिलियन, 3.25 ट्रिलियन था भारत की GDP 2023 में, जो कि 55 ट्रिलियन तक जा सकता है। अरे सर, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी बातों को, प्राइवेट क्रेडिट की भी बात करी सर। ये इसमें हमारे व्यूअर्स को समझाइए सर, ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये और यूजफुल या फिर कहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये यदि आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप ऋण लेते हैं, बैंकों से ऋण लेते हैं। वैसे ही आपने मान लीजिए पढ़ाई करनी है तो एजुकेशन लोन भी लेते हैं। तो ये सब जो है प्राइवेट क्रेडिट में आता है, यानी कि निजी क्षेत्र को जो ऋण दिया गया है उसे प्राइवेट क्रेडिट कहते हैं। और GDP के अनुपात में जो प्राइवेट क्रेडिट है, ये दर्शाता है कि कितनी आबादी को ऋण मिली है, और ऋण जब मिलता है तो और अच्छे प्रोजेक्ट्स को यदि ऋण मिलती है तो उससे जो है प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल करके अच्छे उसमें GDP बढ़ती है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में जब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपने ऋण लिया, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो कि GDP में उससे विकास होता है। तो ये जो प्राइवेट क्रेडिट टू GDP का जो रेशियो था भारत में 2020 में 58% था। यही आप देखें तो जो हमारी जो विश्व की जो स्तर है 1960 में, यानी कि 60 साल पहले, प्राइवेट क्रेडिट टू GDP की रेशियो 60% थी। यानी कि प्राइवेट क्रेडिट टू GDP हमारे यहाँ पे, और फिर ऋण जो दी जाती है वो, हम उसमें करीब 6 दशक पीछे हैं। तो ये आप इसको मान सकते हैं कि ये चुनौती है, लेकिन मेरे अनुसार ये एक अवसर भी है। जो सकारात्मक जो देखता है वो हर चुनौती में एक अवसर भी देखता है। तो
तो मेरे अनुसार इसमें अवसर है कि हम, चूंकि हमने जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी गूगल पे में, पेटीएम इस्तेमाल करके हम जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, सब इसके चलते ऋण जो है काफी अच्छे से बढ़ सकता है। क्योंकि उदाहरण बताता हूँ, मान लीजिए आप सरोजिनी नगर जाते हैं, 10 साल पहले आप जाते थे तो एक्चुअली आप एक बेल्ट खरीदा आपने, एक्चुअली एक ऐसे जो विक्रेता हैं जिनकी दुकान नहीं है, तो ऐसे विक्रेता से आप खरीदते थे तो एक्चुअली आप कैश में पेमेंट करते थे। आज की तारीख में आप उसको पेटीएम या गूगल पे में करते हैं। तो जब ये विक्रेता जो है बैंक के पास जाता है, बोलता है कि देखिए मेरे पास सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, मेरी जो आमदनी है 50,000 है साल मासिक, यानी कि मेरी 6 लाख की आमदनी है, तो आप मुझे ऋण दीजिए। तो 10 साल पहले चूंकि कैश में होती थी, ये रिकॉर्ड बैंक को नहीं दिखा पाता, लेकिन आज एक्चुअली ये रिकॉर्ड दिखा पाता है, जिससे कि ऋण ले सकता है। तो इससे जो हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो अवसर है ऋण देने के लिए, ये बहुत बहुत अवसर है, इससे जीडीपी का विकास अच्छा हो सकता है। तो सर आपने जो कॉम्प्लिकेटेड आंकड़े होते हैं उनको बहुत आसानी से समझा दिया सर हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा सर, एक चीज मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहता हूँ कि जो रिसेशन की बात चल रही है सर, ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है, और 8% की दर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरी तरफ, सर क्या ये बीच में किसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है या हमारी ग्रोथ स्टोरी को बीच में बाधित कर सकता है? देखिए, मैं जो जापान का उदाहरण दे रहा था, 1970 से 1995 का जो पीरियड था, जो अवधि, उसमें 25 गुना जो जीडीपी बदली, ये इस दौरान भी काफी सारी चुनौतियां आई जापान को। जैसे उदाहरण लें तो जो वियतनाम का जो वॉर हुआ, जो युद्ध हुआ, उससे असर पड़ा। और वैसे ही आप देखें तो जो ऑयल शॉक, जो मतलब तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे, जिससे कि अमेरिका में और बाकी देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो उससे भी ग्लोबल डिमांड पे असर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो जापान ने अच्छी नीतियां उनका अमल करके उन्होंने अपनी जीडीपी को 25 गुना बढ़ाया। तो ऐसे ही भारत को भी आगे जो 20-23 साल की जो अवधि है, उसमें चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अच्छी नीतियों से, जिस तरह भारत ने कोविड की महामारी के समय अच्छी नीतियों से भारत इतने अच्छी तरह से उभर के आया, ऐसा ही मेरा विश्वास है कि आगे भी अच्छी नीतियां यदि हम अमल करेंगे तो हम ऐसे जो चुनौतियां आएंगी उससे उभर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें अच्छी नीतियों का अमल किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा सर, जॉब्स को लेकर काफी यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जॉब्स क्रिएशन को लेकर जो गति है वो काफी धीमी है यहाँ पर, और दूसरी चीज सर यहाँ पर और भी चीज है कि इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न बना हुआ है सर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जब रोजगार की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि आंकड़े जो सच्चाई दर्शाते हैं, उसके विपरीत जो नैरेटिव है, नैरेटिव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक पिक्चर दिखाया गया है। और मैं आंकड़ों से बतलाता हूँ। आरबीआई की जो स्टडी है, ये उन्होंने क्लेम्स डेटाबेस का इस्तेमाल किया है। क्लेम्स डेटाबेस, और चूंकि मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हूँ, उसमें वहाँ के बोर्ड में देखता हूँ, क्लेम्स डेटाबेस सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के जो सारे देश हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अच्छा हाई क्वालिटी डेटा है इसमें। तो इस डेटा में यदि देखें, जिससे आरबीआई ने इस्तेमाल किया, वो क्या दर्शाते हैं कि ये 10 साल का जो पीरियड रहा 2014 से, उसमें यदि आप जो कृषि में जो नौकरी बने उसको आप छोड़ भी दें, तो 9 करोड़ नौकरियां बनी हैं 10 साल की अवधि में, यानी कि सालाना 90 लाख बना है। वैसे ही, और इसको यदि आप कृषि के जो उसमें रोजगार बना उसको जोड़ दें तो 12.5 करोड़, यानी कि करीब 125 लाख। तो यदि आंकड़े देखें, ऐसे ही पीएलएफएस की जो एनएसएसओ जो डेटा लाता है, वो भी आप देखें तो उससे भी साफ दिखता है कि यदि वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो, या वर्कर पॉपुलेशन, जो ये तीनों ऐसे आंकड़े हैं जो रोजगार को दर्शाते हैं, ये पिछले 5-6 साल में काफी अच्छे उभर के आए हैं। तो मेरा मानना है कि जो हम रोजगार में जो एक्चुअली इस तरह की कमेंट्री आती है, ये सच्चाई से विपरीत है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।